आफ्टरनून। मैं आदित्य कदम ई दृश्यम एंटरटेनमेंट एंड फिल्म स्कूल की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर प्रेक्षकगण और आज की रौनक श्री राजेंद्र गुप्ता सर का स्वागत करता हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट की विद्यार्थिनी धनश्री वाइकर से यह दरख्वास्त करता हूँ कि गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। और विद्यार्थी भावेश को ये दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब को गुलदस्ता दें। वैसे ऐसे जाने माने व्यक्तित्व के बारे में कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि इनके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई इनसे वाकिफ थे और कई ऐसी बातें जो इस गुफ्तगू में हम इनसे जान पाएंगे और सीख पाएंगे। वैसे इन्होंने कई ऐसे किरदार साकार किए हैं जो आज भी हमारे जहन में कहीं बसे, जैसे दूरदर्शन मालिका चंद्रकांता में साकार किए हुए जुड़वा भाई, पंडित जगन्नाथ और शनि, नुक्कड़ में सुधाकर कदम, कलर्स पे दिखाई जाने वाले बालिका वधू में महावीर सिंह, संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सब टीवी पर दिखाई जाने वाली सबकी पसंदीदा मालिका चिड़ियाघर में केसरी नारायण और ऐसे कई सारे किरदार। और इन्हीं किरदारों की वजह से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ टेलीविज़न अपीयरेंस में उनका नाम आता है। इन्होंने मालिकाओं के साथ साथ कई सारे फिल्मों में अपनी छवि छोड़ दी है, जैसे लगान, पान सिंह तोमर, तनु वेट्स मनु। इतना ही नहीं बल्कि नाटकों में अभिनेता के साथ साथ उन्होंने निर्देशन का भी कारभार संभाला है, जैसे सर फिरे, जहीज़ हत्यारे, सूरज की अंतिम किरण से पहली किरण तक और कई सारे। तो चले इनसे रूबरू करते हैं और दुर्गेश सर से ये विनती करता हूँ कि बातचीत शुरू की जाए। थैंक यू। सर जी, अभी जैसे हम लोग अंदर बात कर रहे थे, आप सबको बताएं कि आपका एनएसटी, आप एनएसटी से पढ़े हो, आपका एनएसटी में एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे अभी आप अंदर मुझे बता रहे थे कि बहुत से एक्टर्स हैं जो एनएसडी से नहीं है, सो आपका अनुभव कैसा था? पूरा एनएसडी में कोर्स आप सीख के आए थे, तो जैसे आप मुझे बता रहे थे कि रोल करने हैं या नहीं करने, एक डिटर्मिनेशन था कैरेक्टर चूज करते वक्त, तो ये पहले से था? नहीं, मुझे लगता है दरअसल आदमी कोई बना बनाया नहीं होता। आप लगातार ग्रो करते हैं, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसी तरह से मुझे लगता है आदमी का दिमाग भी वैसे ही बढ़ता है और बढ़ना चाहिए। आप जो कल थे उसको पकड़ के मत रखिए, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, अब आगे क्या है? कुछ नहीं। जीवन खुद हमें सिखाता चलता है, उसी से हम सीखते चलते हैं, बदलते रहते हैं। बदलना गलत नहीं है। और जहाँ तक एनएसडी की आपने बात की है, एनएसडी मैंने एक आधी सेंचुरी हो गई जब मैंने पास किया था। 72 में एनएसडी मैंने पास किया था। हमें मालूम नहीं था एनएसडी क्या होता है। सीधे कॉलेज में पढ़ रहे थे, नाटकों वगैरह में काम करने का शौक था, अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता कि दूसरा कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती थी। कोई भी क्लास में मज़ा नहीं आता था। पढ़ाई वढ़ाई बड़ी बोरिंग लगती थी कॉलेज में। पता नहीं क्या क्या साइंस में पढ़ाते हैं, दिमाग से ऊपर निकल जाता या नींद आती रहती थी, समझ नहीं आता था। और जब नाटक करने लगे तो लगा ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है यार, बहुत ही कमाल की चीज़ है। उसमें बड़ा मन लगता था। उसी दौरान हमें पता चला कि एनएसडी नाम की कोई चीज़ है। अजीब भी लगा, अरे एक ऐसी कोई संस्था है, एक ऐसा स्कूल या कॉलेज है जहाँ नाटक पढ़ाया जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो खेलने वाली चीज़ है, मस्ती करने वाली चीज़ है। मगर जब पता लगा तो हमने कहा नहीं, हम तो वही करेंगे और कुछ नहीं हमें करना है। जाहिर है जैसे ज़्यादातर होता है हर लोगों के साथ,
परिवार में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो विरोध होता है, क्योंकि परिवार हमेशा बच्चों की, अपने बच्चों को की सुरक्षा चाहता है। परिवार चाहता है हमारे बच्चे ज़िंदगी में अपना फ्यूचर बनाएं, पढ़ लिख कर कुछ हो जाएं, ताकि समाज में एक इज्जत और जितना ज़रूरी है अपने आसपास के माहौल में पैसा कमा सके। ये नाटक वाटक करते शौक ठीक है, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी होता है। खैर वो तो होना ही था, हुआ, मगर हमने एनएसडी पास किया। एनएसडी ज्वाइन करके समझ में आया ये कितनी बड़ी एक कंप्लीट लाइन है, और जिसको हम तो अच्छा एनएसडी कोई क्यों जाता है, या कोई भी नाटक हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, यहाँ आपके महाराष्ट्र में तो नाटकों का काफ़ी चलन है। छोटे छोटे शहर में, गांव में नाटक मंडलियाँ हैं, नाटक खेलते हैं, सीखते हैं। नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ इंडिया में गांव में कुछ नौटंकी वगैरह होती है जो ट्रेडिशनल होती है। नॉर्थ इंडिया के शहरों में नाटक का मतलब हाँ ठीक है, कुछ स्कूल कॉलेज में होते हैं, या कभी कभी कोई बाहर से कोई आती है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है नाटक। तो वहाँ पर जाके पता लगा ये तो बड़ी सीरियस विधा है, जिसको सीखना आप चाहें तो कितना। फिर पता लगा क्या क्या उसके अंदर हो सकता है। एक्टिंग उसका जो हम देखते हैं तो सिनेमा के थ्रू, मतलब हम लोग नाटक नहीं होता था, सिनेमा के थ्रू ही हमें पता चलता था, और उसके प्रति शौक पैदा होता है। और शौक कैसे पैदा होता है? एक्टर के लिए बनना, क्योंकि हम सिनेमा पे और कुछ जानते नहीं, हम ना हमें मालूम है उसके पीछे क्या क्या कहानी है, कितनी मुसीबतें हैं, कितनी मेहनत है। तो एक्टर को देख के प्रभावित होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे, मुझे लगता है आप में से भी ज़्यादातर, वो देख के पर्दे पर, चाहे वो छोटा पर्दा है बड़ा है, आप वो बनना चाहते हैं। उसका कुछ तो ग्लैमर है जो अट्रैक्ट करता है कि सारी दुनिया उनको देख रही है, हमें तो कोई जानता भी नहीं, तो हम वो बनना चाहते हैं जिनको सारी दुनिया देखती है, पहचानती है, जिसकी बोर्ड लगते हैं। वो स्वाभाविक है, एक बच्चे के मन में इस तरह की चीज़ों का पैदा होना बहुत सहज बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, बुराई नहीं है। या तो वो सोसाइटी में हो ही ना, अगर है तो हमें प्रभावित करेगा, और करेगा तो हम भी एक आम इंसान है, हमारे पास सोचने महसूस करने वाला दिल दिमाग है, हमें वो असर डालेगा, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन असल में जब हम एक्चुअली जाते हैं उसके अंदर, और जब आज बहुत फ़र्क पड़ गया है, चीज़ें हमारे सामने हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तब उस लाइन में जाकर पता चलता है कितना बड़ा विशाल वो पूरा एक समुद्र है। और उसको सिर्फ उस तरह से बचपने में जैसे हमने किसी चीज़ को पसंद कर लिया, एक बच्चा उसको पाने की कोशिश करता है, छोटा बच्चा चांद को पाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत की जाएगी, और बहुत सारा बड़ा सा एक पूरी दुनिया है जिसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जो हम देख रहे हैं पर्दे पर या स्टेज पर एक्टर को, उस एक्टर को प्रेजेंट करने के लिए उसके पीछे कितना लंबा तामझाम है, कितना काम है, वो बाद में हमें एनएसडी जैसी संस्था में जाके हमें पता चला। काफ़ी क्योंकि हमें पता नहीं होता कुछ उसके बारे में, तो जब हम इसमें आते हैं तो काफ़ी बौखला भी जाते हैं जब देखते हैं। कुछ आधा समझ में आ रहा था, आधा नहीं आ रहा होता, कुछ मेस्मराइज्ड होते हैं, ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड होते हैं। जो बता रहे होते हैं आधी बात समझ में आती है, आधी समझ में भी नहीं आती, मगर हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो सिर्फ ग्लैमर के लिए आते हैं और जल्दी से कुछ बन जाएंगे यहाँ पर आकर, उनमें से मैंने देखा एनएसडी, यहाँ भी ऐसा होता होगा पता नहीं, मगर एनएसडी में भी कई लोग बीच में कोर्स छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि एनएसडी बहुत इंटेंसिव कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, और तकरीबन रोज की 12 से 14 घंटे की ट्रेनिंग है। बिल्कुल पागल की तरह से आप, कोई दुनिया आपके लिए दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती, इतना ज्यादा वो एक तरह की तपस्या भी है। तो कई लोग तो थक जाते हैं, यार ये इतना हमारे बस का काम नहीं है, हम तो बड़ा सोचते थे बड़ा आसान है। तो खैर, पहले तो ये मेरा मतलब, ये जो ये लाइन है, ये आप सोचें सिर्फ शौक से हम आ जाए और जल्दी से एक कोर्स कर लिया और कुछ हो जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल का कोर्स हम कर लेंगे, एक्टर सोचते हैं कुछ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और 3 साल टिके रहना, पहले तो वहां आपका इम्तहान होता है कि आप इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग करके 3 साल वहां टिके रहें, फिर उसी बीच आप ये तय करते हैं नहीं एक्टिंग मेरा उतना मुझे मजा नहीं आ रहा यार, मेरा दिमाग उधर ज़्यादा चल रहा है टेक्निकली। स्क्रिप्ट को डायरेक्टर बनना है तो, राइटर बनना है तो एक कहानी कहनी होती है राइटर को, और कहानी कहने के लिए उसे कुछ पात्रों के थ्रू वो कहानी को कहता है। फिर एक कहानी है जो अपने आप पात्रों से कुछ करवा रही है, उस सबको संयोजन करना है, वो डायरेक्टर का काम है। तो आप डायरेक्शन सीखते हैं, स्क्रिप्ट की क्या डिमांड है, आप एक्टर्स को चूज करते हैं, फिर एक्टर्स को मदद करते हैं कैसे क्या करना है, कैसे हमें। इसी तरह से फिल्म के अंदर भी वही है। तो जब यहाँ आते हैं तो इतने काम है, एक कैमरा है, एक डायरेक्शन है, एक स्क्रिप्ट राइटिंग है, एक आदमी पूरा आर्ट वर्क देखता है। आप एक सिनेमा देखते हैं, सिनेमा के अंदर शायद 100 सीन होते हैं एवरेज, कभी कभी इससे भी ज़्यादा होते हैं। हर सीन अलग जगह पे होता है, तो वो पूरी जगह को हमें रिक्रिएट करना है। जैसे ये कमरा या तो सिर्फ 1-1.5 मिनट का करना है, मगर ये क्रिएट करना है, लगे कि हाँ ये क्लासरूम है। इसी तरह से कोई दूसरी जगह, तो कितना बड़ा काम है, वो सब धीरे धीरे हमें समझ में लगता है। तो ये लाइन आम कोई जो जिंदगी के दूसरे प्रोफेशंस हैं उनकी तरह से ऐसी कुछ नहीं है। ये बहुत उन सब के मुकाबले में शायद उतनी कई गुना मुश्किल है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट सिर्फ समझने के लिए कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, और हमें अगर आना है इस लाइन में तो बहुत सीरियसली आना चाहिए। और ये भूल के आना चाहिए कि मेरा को 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में भी कुछ हो जाएगा। ऐसे ऐसे केसेस हैं जो बहुत टैलेंटेड है, मगर किसी की टैलेंट क्या है वो जब तक आपके सामने नहीं आएगी, दिखेगी नहीं, कैसे पता चलेगा आप टैलेंटेड है। और वो सामने आने में सिर्फ आपकी टैलेंट काम नहीं कर रही है, उसमें आपका भाग्य भी है, उसमें आपका थोड़ी सी दुनियादारी भी है, पब्लिक रिलेशन भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है, और प्रेजेंटेशन भी है, हालात भी हैं आपके जो आपके बिल्कुल पर्सनल होते हैं, आपके पर्सनल परिवार के हालात होते हैं। इतनी कुछ चीज़ें मिली जुली हैं उस एक मौके के लिए, जब आपको कोई अच्छा रोल मिले, चाहे वो डायरेक्टर का ही क्यों ना हो, चाहे वो कैमरामैन का ही क्यों ना हो, और चाहे एक्टर का हो, और फिर वो फिल्म बन भी जाए, सीरियल बन भी जाए, बन के आप पसंद आने लगे, तब आपने वो कोई मेन रोल किया हो, तब आपकी जगह बनती है। वरना हो सकता है 20 साल 25 साल वो जगह भी ना बने आप। मगर आप देखते हैं बहुत सारे लोग सारी उम्र में जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, अगर आप लोग नाम सुना हो, अच्छा पैसा मिल जाता है उनको, रोज का कुछ 1000-2000 रुपया, मतलब जिंदा रहने के लिए अच्छा गुजारा होता है उनका। मगर उनमें ऐसे भी एक्टर्स हैं जो 40-40, 50-50 साल से काम कर रहे हैं। उनकी आंखों में अभी भी सपने हैं, किस दिन मुझे अच्छा रोल मिलेगा और दुनिया को मैं दिखाऊंगा मुझे ये आता है, और वो उस दिन के इंतजार में जीते रहते हैं। तो थोड़ी जिंदगी से एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा हिम्मत, एक्स्ट्रा पेशेंस, वो उसकी डिमांड है इस लाइन में। और जितनी वो सब चीजें आपके पास होंगी उतना ही आप ज्यादा मेहनत करेंगे और चांसेस आपको मिलेंगे, चांसेस लेते रहेंगे। तो एनएसडी, तो जहाँ तक आपने एनएसडी के सवाल किए थे, तो मुझे क्या लगता है एक्चुअली इस लाइन की सबसे जो खास बात है वो यह है कि सेल्फ ट्रेनिंग है। आपको अपने अंदर ही अपनी दृष्टि, एक अपना ही एक टीचर बनना पड़ेगा खुद आपको।
आपके जितने गुरु हैं वो थोड़ा सा मार्ग दिखा सकते हैं, थोड़ा सा। कई टीचर से बात करते करते आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। कुछ टीचर आपको ज्यादा, कौन क्या है वो आपका इंडिविजुअल पर है, किसको कौन ज्यादा मेंटली सूट कर रही है, किसकी बात। यहां पर भी बहुत सारे लोगों को आप बुलाते होंगे, लोग आपसे बात करते होंगे, किसके साथ आपका मेंटल वो इक्विलिब्रियम बैठ रहा है, किसकी बात ज़्यादा समझ में आ रही है, और आपको लगता है यार ये बात ज़्यादा समझ में आ रही है, मैं तो ये फॉलो करता हूँ। वो आपको तय करना है। कोई भी टीचर गलत नहीं है, मगर आपको क्या सूट कर रहा है, जजमेंट आपकी होनी चाहिए। किसी भी टीचर को फॉलो मत कीजिए, मुझे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। यहां सारी उम्र आपको विद्यार्थी बने रहते हैं। कोई आखिरी चीज नहीं है कि आज मैं बन गया, मैंने सीख लिया। जिस दिन आपको लगा कि मैंने सीख लिया और मैं तो आप कुछ नहीं है, उस दिन खत्म हो गया। कोई भी क्रिएटिव काम एक्चुअली है, उसको जितना आप खुद को देखना, खुद को काम करना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर ये कैमरा यहां पर या काम कर रहा हूं तो मैं किसको बेहतर और ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं इसको फ्रेम को बनाऊं, और एक स्टैटिक ना रहे, बोर हो जाए देखते देखते लोग, उसको मैं बदलता भी रहूं, ताकि देखने वाले की एक क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहे, क्या क्या आगे क्या क्या, बोर ना हो। शो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखने वाला या सुनने वाला बोर ना हो। तो इसी तरह से एक्टर, तो वो आपको अपने अंदर एक तीसरी आंख, अपना ही एक टीचर भी अंदर पैदा करना पड़ेगा। बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक्टिंग करनी है तो भाई सबसे पहले एक स्क्रिप्ट है, 4 लाइन या 5-10 लाइन, एक पेज की एक स्क्रिप्ट है, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपका क्या कैरेक्टर है, फिर उसमें ज़रूरत क्या है, डिमांड क्या है, गुस्से का है, रोने का है, क्रोध का है, प्यार का है, ईर्ष्या का है, वो तो है ही है। मैं वो सब बेसिक प्राइमरी, बहुत सारे टीचर ऐसे आपके पास आएंगे, हम श्योर मिलेंगे, उसकी एक अलग पूरी प्रोसेस है वो एक। बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सी उससे आगे की बात है। मैं वो जो प्राइमरी स्कूल की ट्रेनिंग वाला टीचर्स हैं वो भी ज़रूरी है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, बट आई एम इन टू दैट, नॉट इन टू दैट। तो मैं थोड़ा सा जनरल एक आपसे वो अपना शेयर कर सकता हूँ। तो एनएसडी की हम बात कर रहे थे अभी। एनएसडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये भी हाथ मान लीजिए वो 3 साल का है, ये 3 महीने या 6 महीने या साल भर का है। आप इसे यहाँ पर हर क्लास के अंदर ध्यान दीजिए, देखिए मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या नहीं अच्छा लग रहा। फिल्म के ही, ये फिल्म स्कूल है, तो फिल्म की एंगल से ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बेसिक पढ़ाई आपको बताई जा रही है, उसमें इंटरेस्ट लीजिए, किसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फिर बाकी चीज़ों से अपना फोकस उधर ही रखिए। उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मिलते हैं उनसे बात कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, डिस्कस कीजिए, जहाँ से जो जो आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए उस सब को पढ़िए। तय कीजिए कि मुझे किस डिपार्टमेंट में क्या समझ में आ रहा है, और हमेशा अपने दिमाग से चलिए। अब मतलब साफ, जितना अपने दिमाग से चलेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आसान होती जाएंगी, और वो कोई हवा नहीं होगा कुछ जैसे पता नहीं कितना मुश्किल। तो थोड़ा स्पेसिफिक होता जाएगा, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या मैं करना चाहता हूँ, क्यों मुझे ये ज़्यादा सही है, दूसरा नहीं। एक्टिंग की अगर बात करेंगे तो एक्टिंग में वो जो बेसिक ट्रेनिंग तो आई एम श्योर आप दे रहे होंगे उनको, मगर उसके बाद अगर वाकई एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में एक्सेल करना है, आपको कुछ नाम कमाना है, तो लगातार आपको अपना खुद का टीचर एक बनना पड़ेगा, जिसके अंदर टीचिंग अपने आप की आपको बॉडी बनानी है, आपको डायलॉग की ट्रेनिंग लेनी है, इमोशन कैसे किए जाते हैं, अपने को एक्टर्स के साथ कैसे
सीन की ज़रूरत के मुताबिक अपने संबंध, जैसे हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, हमारे अपने अपने एक संबंध हैं, वो तय हो जाता है। एक दूसरे से आंख मिलते ही हमारा किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट तय हो जाता है, और हम उसको पसंद कर रहे हैं या उसके प्रति उदासीन हैं या उसके प्रति हमें थोड़ा डर सा लग रहा है या और डाउटफुल है, या वो सब तय हो जाता है। ह्यूमन आई जो है और कांटेक्ट है वो सब तय करता है हम लोग क्या, वो सारी अपने पात्रों के साथ जो लाइफ में हो रहा है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने पात्रों के साथ आपको वो संबंध क्रिएट करने हैं, नाटक में या सिनेमा में, सीन में। और बहुत बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। इसको थियरी नहीं है किसी चीज़ की, आप जितना दिमाग खोल के चलेंगे उतना आसान हो जाएंगी चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े पढ़ाकू टाइप के होते हैं, वो हमेशा लिखने लग जाते हैं नोट्स, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम वो नोट्स बनाने पे है और एग्ज़ाम में पास होने वाला है। वो नोट्स बनाने वाला आदमी कभी हो सकता है वो IAS भी बन जाए, मुझे नहीं मालूम, बट इस तरह की लाइफ में तो मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे हो सकता है दूसरा कोई टीचर कहेगा बकवास कर रहा है ये। सो देयर इज नो फाइनल सही कौन है गलत है, ये आपको तय करना है। कोई नहीं है सही, वो भी सही है वो भी सही है। आपको क्या सूट क्या कर रहा है, क्या आपको, क्योंकि जितना आपको आप अपने हिसाब से सोचेंगे उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। तो तय खुद कीजिए। और आर्ट्स रचनात्मक काम है ना, क्रिएटिव काम है, पेंटिंग बनाना है, एक्टिंग करना है, लिखना है, सब क्रिएटिव काम है, उसका कोई अंत नहीं है। आप मतलब कोई भी एक्टर, मैं आपसे मतलब दुनिया में अमिताभ बच्चन से भी बेहतर एक्टर बन सकता है कोई भी अगर चाहे तो। और इस समय तो हम आप जिस वक्तों में आप रह रहे हैं, हमने तो 50 साल पहले पास किया, आज तो इतना कुछ आपके सामने देखने को है, पूरी दुनिया के एक से एक एक्टर, एक से एक फिल्में, आप हैरान रह जाते हैं लोग कैसे कर जाते हैं, जबकि कोई जादू नहीं है, किया है, हर एक ने काम किया है, तैयार किया है। तो पूरे खुले मन से, पूरे दिल से जो अच्छा लग रहा है, जिसका जो काम अच्छा लग रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसको उसके जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए आपको अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अच्छी लग रही है, अमिताभ बच्चन मत बनने की कोशिश कीजिए। वो क्या चीज़ है जो आपको हमेशा इतना, जो भी वो करते हैं आपको अच्छा लगता है, उसको समझिए कि वो कितना दिल से, कितनी मेहनत से, कितनी जिम्मेदारी से उस काम को करते हैं, कि वो यही नहीं पता चल रहा है कि वो अपनी उनकी समस्या है, व्यक्तिगत अमिताभ बच्चन की समस्या है, ये उस कहानी के पात्र की समस्या है। उस कहानी के पात्र के साथ आपको उसकी नफरत, उसकी जो कुछ भी वो है, उसके साथ आपको एक होना पड़ेगा, उसकी कमियों के साथ, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी बुराइयों के साथ, उसके संबंधों के साथ, और वो जितना प्योर हो के उसकी तरफ जाएंगे। कई लोग ऊपर से पकड़ सकते हैं ना, वो फिर वो एक्टर्स भी होते हैं, तरह तरह के मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, जो किसी एक की भी, ऐसे कॉमेडियंस हैं जो बड़े से बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं। आप तय कीजिए भाई आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लग रहा है। और जल्दबाजी में कहीं कुछ नहीं होगा। पेशेंस जो है पहली चीज है, धैर्य और लगन, लगे रहिए। तो हमने तो LSD में देखा कि, और फिर वहाँ से मैं तो एक्टिंग का स्टूडेंट था। हमारे यहाँ 3 साल का कोर्स हुआ करता था, ज़्यादातर दोपहर तक 2 बजे या 1 बजे तक लंच तक थियरी क्लासेस होती थी, उसके बाद रिहर्सल होती थी, और 3 कोर्स होते थे। एक एक्टर बन, तीनों साल में सब 3 साल कम से कम हर एक को लगाने हैं, एक्टिंग, टेक्निकल और तीसरा डायरेक्शन। ये 3 कोर्स होते थे मेरे समय में, और टीचर्स हमारे तय करते थे कि आप किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको भेजा जाएगा।
आप तो कोशिश कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मगर तय वो करेंगे, वो सही तरीका था वो। तो पहली साल हमारा जनरल कोर्स होता था, हर आदमी सारे स्टूडेंट्स को वो करना है जनरल कोर्स। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आपको अपने हिसाब से वो भेज देंगे, आप इसमें जाएंगे, आप इसमें जाएंगे, आप इसमें। अगले 2 साल आप वही स्पेशलाइजेशन करते थे और फाइनल जो डिप्लोमा आपको मिलता था वो उस स्पेशलाइजेशन का मिलता था। मुझे एक्टिंग में भेज दिया गया दूसरे साल में, मैंने एक्टिंग दूसरा साल पास कर लिया। दूसरे साल पास करते करते मुझे लगा मैं तो एक्टर नहीं बन सकता, मैं एक्टर नहीं हूं। मैं अपने आप में ही, ये मेरे व्यक्तिगत अंदर जो मेरी समस्या चल रही थी, उसने कहा कि नहीं तुम्हें एक्टिंग छोड़ दो तुम। क्योंकि मुझे लगता था मेरे आसपास के जितने एक्टर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, वो सामने नहीं आ पाता, या मैं कुछ मुझे गड़बड़ लग रही, कमी लग रही है। तो मैंने स्पेशली एप्लीकेशन दिया हमारे डायरेक्टर साहब को कि साहब मुझे सेकेंड ईयर दोबारा करना है। बड़ा अजीब लगा सबको, ये क्या। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत अपने आप को ढूंढिए, एक दूसरे को देख के मत चलिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो क्लोन बना रही है, एक जैसे हर एक को। आप एक इंडिविजुअल हैं, दुनिया में आपके जैसा कभी कोई नहीं हुआ ना होगा। सैकड़ों हजारों सालों से आपने कभी सोच नहीं सकते, हम तो फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, डॉक्टर साहब जानते होंगे। शक्ल नहीं मिलती किसी दूसरे की, कभी कहानियों में कभी आता है जैसे, या तो ट्विन्स होते हैं या कभी उसकी शक्ल मिलती है, वो कहानी का अपवाद है, जीवन में नहीं आपको मिलेगा। आपके पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन में भी आपको कोई नहीं मिल जाएगा, कोई होता ही नहीं। ये कुदरत का एक उसूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, कोई नहीं है उसका मुकाबला। कैसे हम दूसरे से कंपटीशन, या कोई मुझसे कैसे कर सकता। एजुकेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि वो यही नहीं बता रहा कि आप एक इंडिविजुअल सारी एजुकेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, और पढ़ाई जाती है सबको एक जैसे बनाने के लिए। तो एक्टिंग में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे लगा मैं तो एक्टर नहीं बन सकता, सब अच्छे एक से एक एक्टर है। मैं उनके पास पहुंच गया, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा हाँ मत, मेरा ही 1 साल है ना, साल बर्बाद होना क्या है, जिंदगी तो बहुत लंबी है, 60, 70, 80, 90 पता नहीं कितनी है, किसको मिली है, लेकिन क्या हो जाएगा वो 1 साल में करके। मैं अगर मैं बड़े हैरान हुए। एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई, क्या आप चाहते क्या है। मैंने कहा मेरे को दोबारा करना है और मुझे एक्टिंग छोड़नी है। सब एक्टिंग बनने आते हैं, क्यों छोड़नी है। मैंने कहा मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, आपने मुझे पास कर दिया, बट मेरी नज़र में बहुत ख़राब है वो, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ वो जो मेरे अंदर इमोशंस हैं, जो भी मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे को चेंज कर दीजिए, मुझे डायरेक्शन में भेज दीजिए। डायरेक्शन तो बहुत मुश्किल है, बहुत दिमाग चाहिए। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा और मैं दोबारा पूरा साल लगाऊंगा ना, साल बर्बाद करेंगे। हाँ करेंगे। मैंने डायरेक्शन में स्पेशल केस है, अकेला है नज़दीकी हिस्ट्री में, उन्होंने मुझे अलाउ किया। टीचर्स ने आपस में जो भी एडवाइजरी कमेटी होती थी हमारे यहाँ, वो तय करते थे ठीक है इस बच्चे के अंदर इतनी पैशन है, ये लगाना चाहता है तो कुछ है, कोई नहीं, वरना सब लोग बड़ी जल्दी में है ना, हर कोई जल्दी जल्दी कुछ कर लेना चाहता है। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैंने पास किया डायरेक्शन, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, 4 साल लगाए, डायरेक्शन पास हुआ। और मुझे ये लगने लगा था मुझे एनएसडी एक्टिंग नहीं, मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, एक्टर कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप सीखते हैं। अगर कोई एक्टर ये कहता है या कोई टीचर कि मैं आपको एक्टर बना दूंगा, हो सकता है बना दे, मैं नहीं मानता हूं बना सकता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। एक्टर आप खुद बनते हैं और बेहतर, उससे ज्यादा एक से एक बेहतर होते चलते हैं जब आप अपने अंदर एक अपना ही टीचर भी पैदा करते हैं, जो खुद तीसरी आंख से देख रहा है कि मैं स्टेज पर या सीन में क्या कर रहा हूं। कहीं दिख रहा होता है, आपको पता होता है आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। लोग कुछ भी बोले, मैं आपके अंदर की बात कर रहा हूं।
लोग कोई भी तालियां बजा सकते हैं, आपको स्टार बना सकते हैं, मगर मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा मैं तो एक्टर कोई सिखा ही नहीं सकता, मेरे को एक्टर नहीं करनी, मैं डायरेक्शन बन गया, मैं सीख गया और बड़ा कामयाब डायरेक्टर बन गया मैं NSD से निकला हुआ। और एक डायरेक्टर बनने के बाद मुझे समझ में आया एक्टिंग कितनी आसान चीज है, जो बिल्कुल नहीं समझ में आई थी मुझे। कई बार हमारी झिझक होती है, संकोच होता है। कई तो बड़े एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, माँ बाप किसी बच्चों के बेटा अंकल आया करके दिखाओ, बड़ी जल्दी बच्चा कर देता है क्योंकि उस तरह से पाला गया है। ये भी कारण होता है उसके अपने अंदर की जरूरत भी होती होगी। कई बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर छुपे रहते हैं, मिल भी नहीं पाते। कोई मेहमान आ गया है, अंकल भी आ गए हैं, वो पीछे कहीं छुप जाएंगे, सामने नहीं आएंगे, शर्म आती है। तो हर इंसान कैसे बना है, कैसे पला है, क्या उसके अंदर की ज़रूरत है, क्या नहीं है, वो इतनी अलग होती है कि हो सकता है उसको एक्टर बनने के लिए किस किस रास्ते से जाना पड़ेगा, वो आप उसको तय करना पड़ेगा। मुझे डायरेक्टर बन के समझ आया कितना आसान है एक्टिंग। आपको सिर्फ सीन को समझना है, पाठक, प्योर पाठक की दृष्टि से उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, आपको वो कैरेक्टर दिखने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि वो कैसे बात कर रहा है, खुद ही लगने लगेगा, उसके दूसरों से संबंध भी पता चलेंगे। डायरेक्टर बन के मुझे समझ में आया कितना आसान है। तो कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग कोई भगवा नहीं है, जहाँ अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 30-40 साल भी पता नहीं आप बन पाएंगे या नहीं, हो सकता है आप तीसरे साल भी कोई चमत्कार कर दें। तो खुलकर, खुले दिमाग से, सहज होकर चीज़ों को समझने की कोशिश। प्रूव किसी के लिए मत कीजिए, खुद के लिए प्रूव कीजिए। कंपटीशन नहीं है कोई। क्रिएटिव काम में जब जब आप कंपटीशन में पढ़ोगे, बेस्ट ऑफ द एक्टर जो बड़े बड़े स्टार हैं उनको भी नहीं पता होता कैसे हम आज अचानक स्टार बन गए। कुछ वक्त ने बनाया, कुछ उनकी मेहनत तो है ही है, हर एक की है, खूब मेहनत है, बहुत डेडिकेशन है, समर्पण है, मगर ये नहीं पता होता हम स्टार कैसे बने। क्योंकि स्टार का ताल्लुक बहुत सारा किस्मत से भी है, हालात से भी है, कंडीशन से है। और हिंदुस्तान में तो किस्मत बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है, सप्लाई इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी कम है। तो वो ये है कि सही समय पर सही जगह आप पहुँचे, नहीं पहुँचे, किसी से मिले नहीं मिले, आपके लायक कोई रोल मिला नहीं मिला, हिट हुआ या नहीं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। मगर हम बात उन पर करें जो हम कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो आप अपना काम कीजिए और सीखिए, दिमाग खोला करके सीखिए। बेसिक ट्रेनिंग बहुत अच्छा आपको मिलेगी, मगर उसके बाद एक्सेल अगर करना है और प्रोफेशनली कोई अपनी जगह बनानी है तो अपना बिल्कुल व्यक्तिगत अपना एक नज़रिया डेवलप करना होगा, मेहनत करनी होगी। मुझे बताइए सर, आपने लगान में काम किया था आशुतोष गोवारीकर के साथ। आमतौर पे मुझे सत्या ने बताई थी ये बात कि आप लोगों का वर्कशॉप हुआ था और वर्कशॉप होने के बाद एक स्केड्यूल में आपको गुजरात में आपने वो शूट की थी कुछ फिल्म, तो एक सजानन टॉवर्स करके था, उधर आपको आप रहते थे और 6 महीने तक कुछ उसकी शूटिंग चली। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अपने आप में हर एक्सपीरियंस यूनिक होता है, वो कमाल का एक्सपीरियंस है, बड़ा मेरे जीवन का बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है वो। क्योंकि बहुत से एक्टर्स को बोला गया था कि आप दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे, 6 महीना वही काम करेंगे। नहीं, वो तो इसलिए कि देखिए क्या होता है, दूसरे काम का ताल्लुक होता है, एक स्केड्यूल में वो शूट कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअस शूटिंग है आपको। Exactly. तो आपको कंटिन्यूअस अगर आपसे डेट्स मांगे गई, आप दूसरा कर ही नहीं सकते। तो उसका ताल्लुक उस बात से है, बट अपने आप में बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था वो। वहाँ बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया गया था। सबसे पहली जो चीज थी वहाँ, पहली बार इस तरह की कोई फिल्म बन रही थी जिसमें किसी गेम के ऊपर इतना एक्सटेंसिवली, इतने रियलिस्टिकली काम किया गया था। तो पूरे डेडिकेशन से किया गया था। मतलब एक अच्छी फिल्म आनी है, बस सिर्फ इतना ही लोगों के दिमाग में काम था। ये नहीं था कि मुझे कोई हिट फिल्म बनानी है, मुझे कुछ ऐसे करनी है। और पूरे प्रोड्यूसर भी अपने खुले मन से
पूरे डेडिकेशन के साथ, डायरेक्टर भी, एक्टर्स भी। और क्या होता है, डेडिकेशन एक समर्पण एक ऐसी चीज़ है, अपने आसपास अपने देखते हैं अपने साथी को, आप भी वैसे होने लगते हैं। आप अगर थोड़े से कम इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट में और बाकी आप अपने चारों तरफ 10 एक्टर्स को इन्वॉल्व देख रहे हैं, आप भी हो ही जाएंगे। वो भी एक अच्छा काम, मेहनत, वो भी एक छूत की बीमारी है। जैसे चालाकी और वो छूत की बीमारी है, इसी तरह से अच्छाई भी और मेहनत भी एक छूत की बीमारी है। वो मजबूरी है क्या, जो मान लीजिए हम बहुत सारे एक्टर्स थे जो उतना रेगुलर 6 महीने नहीं रहे वो भी, लेकिन जब बुलाया जाता था उतनी डेडिकेशन, उतने पागलपन से आते थे कि पूरा दिल और दिमाग जो है उसी को देते थे। तो वो थी जिसकी वजह से वो एक चीज़ बन गई। और कोई जल्दबाजी नहीं थी उनको काम करने की। आशुतोष जी को जितना समय चाहिए था उतना उन्होंने दिया। क्या होता है, ज़्यादातर फिल्मों में एक बजट लेके चलते हैं, बजट के हिसाब से इतने दिन की शूटिंग होगी उतना बजट रखते हैं, और वहाँ पर हमारा 3 या 4 महीने की शूटिंग प्लान की थी, कम से कम 1.5 महीने की शूटिंग एक्स्ट्रा हो गई। 1.5 महीने की शूटिंग एक्स्ट्रा होने का मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। मान लीजिए एक बजट है वो 100 है, तो वो 100 का 105, 110, 100 का 150 या 170 हो जाएगा तो सब बौखला जाते हैं। तो उसके लिए कितनी हिम्मत, कितनी वो चाहिए, धैर्य, और कितना कि कोई बात नहीं। वो जब डायरेक्टर भी, एक्टर्स से 1.5 महीना एक्स्ट्रा लिया गया, 40-40, 50-50 दिन डायरेक्टर से, टेक्नीशियन से, तो इतना उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी वो हिट हो जाएगी, इतनी बड़ी एप्रिसिएशन हुई कि ऑस्कर में उसको नॉमिनेशन हो जाएगा। ऑस्कर में नॉमिनेशन होना मेरे हिसाब से इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग द ऑस्कर। यस, क्योंकि उस लेवल पे आप हैं कि आपको किया जा रहा है इनमें से किसी एक को, तो ठीक है, वहां तो किसी एक को मिलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। एक नहीं आप बने, बट आप उन्हीं में से हैं जो एक हो सकते थे। बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और इतनी बड़ी फिल्म जिसके अंदर कम से कम 25-30 तो अंग्रेज एक्टर्स थे, तो वो कमाल का एक्सपीरियंस था, एक प्योरिटी का, जिसमें मकसद आपका प्योर अच्छा काम करना है। प्री प्रोडक्शन भी, कास्टिंग भी, पोस्ट प्रोडक्शन भी, कैमरा भी, सेट्स भी, पूरा गांव एक 150 एकड़ या कितने ज़मीन जिसको किराए पर लिया गया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए एक पूरी बिल्डिंग को किराए पर ले लिया गया, जो नई बनी है, पूरी तरह बनी भी नहीं है, फिनिश नहीं हुई है। उसको पूरी बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया, 1 साल के लिए किराए पर ले लिया। उस बिल्डिंग को जो 7 माले की है और हर माले पर 5 या 10 फ्लैट्स हैं, 35 फ्लैट, 5 या ज़्यादा ऐसा कुछ, वो किराए पर ले लिए गए, जहाँ सारे एक्टर्स को और बड़े टॉप के जो टेक्नीशियंस हैं उनको ठहराया गया। एक फ्लैट के अंदर 3-3 लोग थे, क्योंकि वो 2 बेडरूम या 3 बेडरूम हॉल होता था। सब लोगों को एक रूम और फिर एक कॉमन रूम, लिविंग रूम, जिसमें टीवी है, फ्रिज है, आपकी एसी है, एक पूरे से पूरा होटल एक तरह से क्रिएट किया गया, एक पूरा केटरिंग डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। तो वो तो एक अद्भुत अनुभव था। गांव जैसी जगह में जहाँ होटल नहीं है और यहीं पर हमें शूट करना है, इसी गांव जमीन को लेकर के किराए पर वहाँ गांव बसाया गया अपने ढंग से, जो हमारी जरूरत है। 20-30 घर उसके अंदर बसाए गए। उन घरों में प्रॉपर्टी क्या होगी, कैसे उसके दिखेगा, कैसे वो, फिर ग्राउंड है, फिर पूरा क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट ग्राउंड का पेविलियन, जैसे अंग्रेजों के ज़माने के लंदन वगैरह में होते थे। तो इतना लंबा चौड़ा हर काम, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, किसी भी कॉम्प्रोमाइज, समय के साथ ही नहीं, चीज़ों के साथ भी। कितना भी खर्च हो रहा है, कितना कोई आ रहा है, जा रहा है, फॉरेन से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी जितने दिल से, जितने पूरी मेहनत और डेडिकेशन से और विश्वास के साथ आप काम करेंगे तो रिजल्ट तो अपने आप ही आएंगे। रिजल्ट बाई प्रोडक्ट है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम करना है तो उसकी पैसा बाई प्रोडक्ट है।
तो ध्यान जब हम आप पैसे पे पहले देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा पैसा आप कमा ले, जल्दी कमा ले, मगर बहुत जल्दी वो ओपन भी हो जाएगा, वो नंगा हो जाएगा कि आप कितना आगे कमा पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इसलिए काम पे हमारा सारा ध्यान हो, अगर मेन प्रोडक्ट और काम अगर पैसा अगर बाई प्रोडक्ट हो जाए तो टिकाऊ ज़्यादा होता है, ज़्यादा। तो और सब लोग आप देख रहे हैं लगान में, मतलब किसका काम किसकी बात की जाए। एक ऐसा टीम वर्क था, वहीं हम साथ रहते थे 24 घंटे, हंसते थे, खेलते थे, लोग आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, बैठे बैठे कई कुछ ग्रुप एक था 8-10 लोगों का, वो ताश खेलते रहते थे खाली टाइम में। बस सारी सुविधाएं उपलब्ध है और बिल्कुल आप काम नहीं कर रहे हैं, आप जी रहे हैं उसको, गांव को, गांव के लोगों को जिनको कोई पता नहीं क्रिकेट का, वो अंग्रेजों से लड़ जाते हैं कि ये गुल्ली डंडा जैसी कुछ चीज़ें, चलो हम खेलते हैं। तो जितने समर्पण भाव से काम करेंगे उसका रिजल्ट आप देखते हैं। सर आपने श्याम बेनेगल सर के साथ भी काम किया, वो कैसा एक एक्सपीरियंस था? क्योंकि श्याम बेनेगल को एक बहुत अलग किस्म का फिल्म मेकर माना जाता है। श्याम बेनेगल अलग है ही है। श्याम बेनेगल की फिल्में बोलती हैं, यस, उसको आप बाकी किसी से तुलना नहीं कर सकते। आप उनकी वो फिल्में वो बनाते हैं जो उन्हें सही लगता है, वो ऑडियंस के लिए फिल्में नहीं बनाते, मगर वो इतनी प्योर बनाते हैं कि वो ऑडियंस को भी ज्यादातर पसंद आती है। मैं नाम भूल रहा हूँ वो फिल्म का, बमन ईरानी के साथ वो वेल्डन अब्बा। वेल्डन अब्बा। श्याम बेनेगल सोशली अवेयरनेस फिल्में बनाते हैं जिनमें किसी सोशल समस्या का जिक्र किया गया हो। एक लिमिटेड बजट की फिल्में होती हैं उनकी, लिमिटेड समय में बनाते हैं उनकी फिल्में, कोई भी 20, 25, 30 दिन से ज़्यादा में शूट नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो उतने बड़े बजट खर्च नहीं कर सकते जो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, तो वो आगे बना नहीं पाएंगे। तो पहले से वो जान रहे हैं, सब कुछ बड़ा कैलकुलेटेड होता है उनका, और उनका पर्पस भी जिस समस्या को लेकर वो चल रहे हैं वो समस्या समाज तक, लोगों तक पहुंच जाए। हर आदमी ना भी देखे, वो ही इज नॉट बॉदर्ड, मगर जो देखना चाहते हैं वो देखें और उन तक वो बात पहुंचती है। वो अपने किस्म के अकेले जीनियस फिल्म मेकर हैं। श्याम बेनेगल जब अपना सीन शूट करते हैं, आप अगर ध्यान देंगे, वाकई कंपेयर करेंगे जितने एक्टर्स ने उनकी फिल्मों में काम किया है, जब भी किया है, उन्होंने शायद हर एक्टर ने अपने जीवन के बहुत अच्छे कामों में से वो उनके काम गिने जाते हैं, उस हर एक्टर के। उसे या किसी भी एक एक्टर को आप पकड़ लीजिए, उसके दूसरे काम देखिए और श्याम बेनेगल की फिल्म में उनका काम देखिए, आप हैरान रहेंगे कि यार ये यहाँ कमाल का काम इसने कर दिया है। क्योंकि वो करवाते हैं, करवाने से ज़्यादा एक्टर खुद ही कर देता है। वो इतने सहज, इतने सिंपल खुद आदमी है, मेकर भी इतने सहज हैं, आपको पूरा छोड़ देते हैं, मगर स्क्रिप्ट की डिमांड से पूरे माहौल में अपने आप ही एक नई सी चीज़ कुछ उभर के आती है। श्याम बेनेगल की फिल्मों में हर एक्टर बहुत कम दिनों में काम कर देता है। वो अलग ही स्कूल है। हाँ, अलग ही स्कूल है और कमाल है वो। काश बड़े जो कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री भी उनसे कुछ सीखे, मगर इसके लिए एक्चुअली होता क्या है, प्री प्रोडक्शन बहुत काम करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग पर बहुत काम करना पड़ता है, कास्टिंग पर बहुत काम करना पड़ता है, फिर आपको ज़्यादा समय लगता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती आपको। आप लोग में से कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं। सवाल में पूछूं सर, जैसे कि नाटक के लिए कौन सा बुक इम्पोर्टेंट हो, जैसे हम एक्टर्स के लिए ऐसा कौन सा नाटक का बुक पढ़े कि हमें चीजें समझ में आए, बॉडी लैंग्वेज समझ में आए? क्या बने ग्रुप? स्पेशली नाटक का बुक, स्टेज एक्टिंग के बारे में। हाँ, किताब चाहिए उसको। किताब
एक्चुअली कौन सा किताब पढ़ सकते हैं ऐसा नाटक के लिए, बुक जो इम्पोर्टेंट? मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। सर नाटक का मैं बता नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपके जवाब ही दे रहा हूँ मैं। देखिए ढूंढे, हमें मुझे पता मिल जाएंगे, आपको जरूर मिल जाएंगे, ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा। तो भी एक आधा तो नहीं बता पाऊँगा। मैं ज़्यादातर बिना पढ़े ही, पढ़ के नहीं सीख पाया मैं, मुझे समझ में नहीं आती बातें, वो मेरी प्रॉब्लम है व्यक्तिगत। मुझे पढ़ के बहुत कम समझ में आता है। एक किताब शायद उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था, वो थी पीटर ब्रुक की एक किताब थी, एम्प्टी स्पेस। वो पढ़ के एकदम से जैसे मेरे कुछ चक्षु खुले थे, मगर तब तक मैं बहुत काफ़ी काम कर चुका था, करता रहता था, और सो कॉल्ड कामयाब भी हो गया था। मगर हाँ, वो उसने कुछ चीज़ों को मुझे अलग ढंग से सोचने पर मजबूर किया था। एम्प्टी स्पेस पीटर ब्रुक की किताब है। और कोई पुणे मागे कोणाला प्रश्न विचारायचे, कोई सवाल करना चाहे? यस विशाल। सर लगानमध्ये आमिर सरांसोबत काम, भाई हिंदी में बोलो यार, सॉरी। मैं लगान पिक्चर में आमिर सर के साथ काम करते टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब उनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। हाँ, वही अभी बात कर रहे थे। आमिर सर के साथ बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर मुझे कमर्शियल लोगों के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि या तो आप जो एक्टर्स होते हैं वो अपने ऑरा में रहते हैं, बड़े एक्टर्स। बहुत कम लोग हैं जो सहज होकर आपसे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ या आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसे होते ही नहीं लोग, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। हाँ, मतलब मुझे समझ, यार मैं भी आप जैसे एक आदमी हूँ यार, ऐसा ही था अभी 2-4 साल या 10 साल पहले तक, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। आमिर अलग है, अद्भुत है वो आदमी, बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, बहुत अप्रोचेबल है। मतलब शूटिंग के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी पर्सनल लाइफ में मैंने कभी कोशिश नहीं किया, ना कभी ऐसे होगा, बट अदरवाइज बहुत 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 बढ़िया है, एकदम कलीग लगता है, अपने जैसा लगता है बात करने में, काम करने में, बहुत साथ देता है काम करने में। पहली बार मुझे ऐसा एक हीरो लगा जो आपके साथ काम करते करते, अगर आपका सीन है और आपके डायलॉग उसके साथ हैं, तो वो आपके क्यों देगा खुद, वरना असिस्टेंट्स कोई भी फालतू के घटिया क्यों देता है, उसका एक्टिंग का ABC नहीं होता। असिस्टेंट्स जो कई बार होते हैं और कुछ भी बोलते पढ़ते रहते हैं, आप अपनी एक्टिंग कीजिए जब आपका सोलो लगा हुआ है सीन। आमिर नहीं, आमिर खुद खड़ा रहता है, खुद उस सीन में उस जगह खड़ा हो जाएगा, उस जगह बैठ जाएगा जहां आप उसको देख रहे हैं, आपके सेम इमोशन के साथ। वो आमिर का कमाल है। मतलब ऐसे भी स्टार हैं जो एक्टर पहले हैं या एक्टर की ज़रूरतों को ज़्यादा समझते हैं, अपने एक्टर बने रहने में ही लाइफ में भी उतना वो नहीं है उनमें से, कमाल है वो। ये तो एज एन एक्टर रहा है, एज ए प्रोड्यूसर मैंने देखा ज़्यादातर, जैसे मैं बताया कि 1.5 गुना ज़्यादा शूटिंग हो गई थी, मगर उसने आखिरी दम तक अपने हाथ खड़े नहीं किए, किसी को नहीं कहा पैसा कम करो या कुछ करो, या सीन्स को चलो छोड़ो यार ये सीन ऐसी है, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात ऐसा नहीं है। हर छोटे से छोटा सीन, हर चाहे वो 1 मिनट का है, आधा मिनट का है, उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देकर शूट करना एज ए प्रोड्यूसर। हर अपने यूनिट के आदमी की छोटी छोटी चीज़ का, ज़रूरत का, बीमारी का, चीज़ों का ध्यान रखना, वो एक्टर है। कमाल प्रोड्यूसर है, कमाल आदमी है, कमाल एक्टर है। और कोई सवाल करना चाहता है? सर आपने नाटक तो बहुत किए रहेंगे, आप NSD से हो, तो आपको सबसे ज़्यादा लेखक कौन से आपको प्रिय लगे, जो कि उनके आप नाटक करने में बहुत ही अच्छा लगता है वो आपको? कई लोग हैं कमाल के फॉर एग्जाम्पल लेखक। मराठी के विजय तेंदुलकर साहब गजब है, गजब है। मैंने उनका वो नाटक किया है कन्यादान का मेन रोल किया है मैंने, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के इस पूरे अनुभवों में एक ऐसी उनमें से एक चीज़ है जो शायद टोटल 10 अनुभव में से एक याद रखने लायक चीज़।
वो कैरेक्टर, वो कहानी, वो नाटक अपने आप में जिस तरह से पिरोया गया है, अद्भुत है, गजब है। हिंदी में हमारे मोहन राकेश हैं। ये एक अलग थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं जो ये सारे नाम ले रहा हूँ ये सब एक्चुअली 30-40 साल पहले के नाम हैं, जो आज भी उनकी जगह उतनी ही है, बल्कि कम नहीं और बढ़ गई है। उसके बाद वाले कम हैं, उसका और बहुत सारा, अगर उस बात पे हम डिस्कस करेंगे तो एक अलग ही पूरी दुनिया के बारे में बात करनी पड़ेगी कि हमारा लिटरेचर, हमारी फिल्में, हमारे नाटक, हमारे जीवन मूल्य, वो जो अर्ली 70 या 70s तक थे वो सब बदल गए हैं। कुछ आदर्श थे, कुछ विचार थे, कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर बहुत सीरियसली कुछ लोगों ने काम किया लिटरेचर में, सिनेमा में, फिल्मों में, नाटकों में। 60s तक की फिल्में देखिए आप, अर्ली 70s तक कभी, वो कमाल है सब, वो याद रह जाती हैं। और वो कुछ सीरियस, क्योंकि शो बिजनेस में नाटक या फिल्मों का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना नहीं है, जो कि आज ज़्यादातर, आज भी 80% तो लोगों को लगता है सिर्फ एंटरटेनमेंट, 10-15% है आज भी अच्छा काम करना चाहते हैं। तो जब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, आज ऐसा कुछ, तब वो बहुत कम था जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाते थे। इसलिए बहुत सारी अच्छी फिल्में बनती थी, बहुत सारे अच्छे नाटक लिखे जाते थे। तो वो पूरा सोशल सिस्टम भी ऐसा था। हमारे कुछ उस दौरान, तब तक हम एक ऐसे समाज में रह रहे थे जहाँ थोड़े बहुत हमारे आदर्श पुरुष होते थे, कुछ हीरो होते थे समाज में जिनको हम फॉलो करते थे। आज हम ज़्यादातर आदर्श विहीन समाज में रह रहे हैं। हमारे लीडर्स को देख लीजिए आप, किसकी तरफ देखेंगे? तो वो उसका, वो जो आपने अभी सवाल किया ना, अच्छे इसलिए मैंने खुद ही किया था कि वो बाद के, मैं क्यों नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हम बाद में हम एक ऐसा समाज हमने क्रिएट कर दिया जिसके यहाँ सिर्फ लूट खसोट, मार धाड़, जल्दी जल्दी पैसा, और बाकी कोई मूल्य नहीं है आपके जीवन में। कोई कभी भी किसी की भी छाती पर पाँव रख के आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो नाम ऐसे हैं नहीं, बट हैं, बहुत लोग हैं। मैंने बताया अभी आपको, मोहन राकेश बताया, सुरेंद्र वर्मा है हिंदी में, कमाल के, गिरीश कर्नाड साहब है, महेश एलकुंचवार हैं, बट सब वही हैं, उसी दौर के। यस आदित्य। थैंक यू सर। सर आपने, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ शायद, आपने नाटक में निर्देशन किया है? हाँ किया है। तो फिल्मों का निर्देशक आप करने के बारे में कभी सोचा है? देखिए, नाटक करना बड़ा आसान है। मतलब किस तरह से आसान है? अभी आप 4 लोग इकट्ठे हो जाए, नाटक करना हम करते हैं, ये स्क्रिप्ट करते हैं हम करते हैं, कोई पैसा वैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसके अंदर। थोड़ा बहुत लगेगा, 2-4, 10,000, 20,000 आपस में कर लेंगे, हो जाएगा नाटक, है ना? इतना महंगा नहीं है वो। सिनेमा बहुत महंगा वो है। तो एक डायरेक्टर बनना चाहता है एक आदमी, नाटक का डायरेक्शन आसान हो जाता है उसके लिए। फिल्म ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। फिल्म बहुत महंगा और पैसा इन्वॉल्व है, और हर डिपार्टमेंट में बहुत पैसा इन्वॉल्व है। सिर्फ एक्टर्स नहीं होते वहाँ, सिर्फ एक्टर्स पे काम चल सकता है। नाटक में अगर आपके पास सेट नहीं भी हैं, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट है, अच्छे एक्टर्स, बड़े समर्पित भाव के आपने ले लिए हैं, कमाल का काम आप कर सकते हैं। वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप सिनेमा में। वहाँ एक आदमी चाहिए जो पैसा लगाएगा, जो जिम्मेदारी, मैनेजमेंट चाहिए बहुत सारा। एक आर्ट डिपार्टमेंट है, एक कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, एक लोकेशन हंटिंग वाला एक डिपार्टमेंट है, एक कैमरामैन है, उसका अपने असिस्टेंट्स हैं, डायरेक्शन है उसके असिस्टेंट है, प्रोडक्शन है उसके असिस्टेंट है। और फिर जब इतना पैसा लगेगा तो पैसा लगाने वाला आदमी चाहता है कमाए भी, कमाएगा तो वो कुछ ऐसे स्टार लेगा जो बिकते हैं, और स्टार लेगा तो हर स्टार का अपना स्टाफ है, 5-5 लोगों का, 10 लोग। तो वो इतना आसान नहीं है जैसे हमने नाटक कर लिया। और कोई आपको क्यों लेगा? क्योंकि मैं एक अच्छा डायरेक्टर स्टेज का हूँ, इसलिए मैं फिल्म भी बना लूँगा, ये उसको क्या पता है?
या मेरे अंदर वो कुव्वत हो कि मैं उसे इंप्रेस कर लूँ, वो मुझ में नहीं है। मुझे अपने आप को बेचना नहीं आता है। मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ आना है, चलो नाटक की बात करेंगे, मस्ती करेंगे, अड्डेबाजी करेंगे। नाटक करने वाले क्या होते हैं? अड्डेबाजी करते हैं, बैठे चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। दरअसल काम हमारा ऐसा ही है, ये क्रिएटिव। लेकिन जो जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वो एक अलग दुनिया होती है, मैनेजमेंट और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर होता है। मैं उसमें फिट नहीं होता हूँ। मैं चाहता था इनिशियली जब मैं बॉम्बे आया, मैं चाहता था मैं डायरेक्ट करूं। फिर जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, एक तो ये भी है कि मुझे काम मिलता रहा एज एन एक्टर लगातार। दूसरी तरफ मैंने पाया कि उसके लिए बेसिकली मेरी जो दुनिया होगी वो मेरे एक्टर्स या स्क्रिप्ट की या वो नहीं होगी। मेरी दुनिया होगी सिर्फ प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स के साथ उठना बैठना पड़ेगा। वो मेरे को सूट नहीं करता, मेरे व्यक्तित्व को सूट नहीं करता। आई डोंट फील कंफर्टेबल देयर। एंड देन अगर मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ तो वो इट इज़ नॉट वर्थ इट, मेरे को मज़ा नहीं आता। मैं मज़े के लिए यहाँ पर हूँ। मज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक्सेल करना है तो आपको उस काम का मज़ा लेना पड़ेगा। और वैसे बड़ी आसान बात है कि दुनिया में कोई सा काम ऐसे नहीं इसमें मज़ा आता हो। ज़्यादातर जैसे मैं ना पढ़ाई, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैं ये तो ऐसे काम में मजा आता है यार। और कोई सवाल करना चाहे? यस, ये पुढे आइए, बताए विचार। सर आपने सीरियल्स में भी बहुत काम किया है और लाउडली आपने सीरियल्स में भी बहुत काम किया है और मूवीज में भी किया है, तो दोनों की एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? इतना सा भी कोई फर्क नहीं। फर्क देखने वाले का है। वो इसे इस यहाँ देख रहा है, बस वो देख रहा है। एक्टर के लिए कोई फर्क नहीं है। एक्टर के लिए तो स्टेज का भी कोई फर्क नहीं है। स्टेज, फिल्म, टीवी, वेब सीरीज सब एक हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल है, मैं उस तरफ बातें नहीं कर रहा हूँ। मुझे वो काका गा पढ़ाना वाली स्टेज नहीं है मेरी। वो थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट वाला चक्कर है। वो थोड़ा वो टेक्निकल है कि आप जो है ना इतना लंबा बड़ा हाथ तक क्लोज है तो आप इतनी बात कीजिए, हाथ भी मेरा हो तो यहीं रहे, यहाँ ना जाए, वो कट जाएगा। वो कुछ छोटी छोटी बातें, कोई मायने खास नहीं है, बहुत आसानी से जल्दी समझ सकते हैं। ज़्यादातर वही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं फिल्म स्कूल में। कैमरा एक्टिंग के नाम पर एक्टर है। यस, और कोई? सर स्क्रिप्ट जो अपन पढ़ते हो कैसा याद करने का? जब भी अपन कैमरे के सामने आते हैं तो स्क्रिप्ट थोड़ा भूल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लाइन भूल जाते हैं, तो ये कैसे याद करें? कैसे एक्सप्रेशन अपने कैसे आने चाहिए? उसका सवाल है कि जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है और जब आप कैमरा फेस करते हो तो कभी कभार आप इमोशंस के तौर पे आप लाइनें भूल जाते हो, राइट? हाँ, तो वो लाइनें कैसे याद की जाए? दोबारा करें। भूल गया तो भूल गया यार, तुम भी भूल सकते हो, मैं भी भूल सकता हूँ, हर कोई भूल सकता है, भूलता ही है। आप बड़ी सहज, नॉर्मल, कॉमन सेंस से देखेंगे, क्या करेंगे? भूल गए तो भूल गए भाई, दोबारा याद करो। दोबारा करते हैं, या डायरेक्टर सोचेगा नहीं ठीक है आप भूल गए, यहाँ तक ठीक है मेरे लिए, अब आगे ले लेते हैं, हम कैमरा एंगल बदल देते हैं। सिंपल सी है, भूल गए तो भूल गए, खराब नहीं कर सकते। एक ऐसी गलती है जो हर कोई करता है। लेकिन जल्दी याद नहीं होता सर। जल्दी याद नहीं होता, तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं कर सकता। उसका टीचर क्या बताएगा यार? तुम्हारा दोस्त को कोई पूछे, उसको बताओ कि मैं ऐसे याद करूं। अगर याद नहीं होता तो मेरे ख्याल से आपका ध्यान नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके मैथमेटिकल जवाब नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। हम लोग वो आदत है कि वो
कुंजी वाले सवालों के जवाब चाहिए। हाँ यस बेटा, कोई जिंदगी में हम सब जो पैदा होते हैं कोई सीख के नहीं आता, और जो एक्चुअल सिखाई जाती है ना ज़्यादातर आमतौर पर वो बड़ी अनइम्पॉर्टेंट पढ़ाई है। वो पढ़ाई आपको क्लर्क बना देगी, आपको मैनेजर भी बना देगी। एक व्यक्तिगत मौलिक रूप से एक इंडिपेंडेंट सोचने समझने वाला, जिंदगी को देखने वाला इंसान वो आप खुद ही बनेंगे। अपने ढंग से अपने प्रोफेशन में आप अपना इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूलेज हैं बट मुझे नहीं आते। होते होंगे पढ़ाई याद रखने के भी डॉक्टर साहब, कुछ फॉर्मूले होते होंगे। मेरी प्रॉब्लम है ये, मुझे नहीं आते फॉर्मूले मुझे सूट भी नहीं करते मेरी मानसिकता को, और मेरे को चिढ़ भी है थोड़ी सी फॉर्मूलों से, ये भी है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक्टिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, अपने अंदर से तलाश। और कोई सवाल करना चाहे? सर आपकी आवाज एक बाकी के लोग भी। सर अभी आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग फिल्मों का है ना, ड्रामा व्हाटएवर सब बहुत कुछ इसमें आते हैं, तो अभी भी क्या आप लोग को अगर कोई मूवी के लिए सिलेक्शन का ऑप्शन, वो मुझे आइडिया नहीं कि कैसे होता है, तो ऑडिशंस तो नहीं देने पड़ते रहेंगे? बिकॉज आप लोग खुद ही इतने एक्सपीरियंस हो, आप लोग किसी भी कैरेक्टर में बहुत ही आसानी से ढल जाते हो। बेटा मुझे पूरी समझ नहीं मेरा कान खराब है। हमें कैसा कोई भी मूवी के लिए जब भी सेलेक्ट किया जाता है तो वी हैव टू डू, मतलब एक सिलेक्शन ऑडिशन होता है ना, तो आप लोग तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, तो आप लोग तो किसी भी मतलब कैरेक्टर में बहुत ही इजीली प्ले कर सकते, तो आप लोग का भी ऑडिशंस होता है अभी भी आपको ये स्टेज पे आने के बाद आपको ऑडिशन देना पड़ता है, ऐसा उसका सवाल है? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई लोग मांगते हैं, आपकी मर्जी है, आप देना चाहें दीजिए। डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, मतलब उनका कैसा रहता है रिएक्शन कि आप, मैं समझा नहीं किसका डिपेंड। वो उसका कहना यह है कि अगर प्रोड्यूसर को आपका ऑडिशन लेना है तो आप ये स्टेज पे भी आके ऑडिशन देते हैं, राइट? हाँ, मैं देखता हूँ कौन है, कंफर्टेबल महसूस करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडिशन देने में। नहीं, ऑडिशन देने में नहीं, आपका ऑडिशन अभी भी लिया जाता है क्या? हाँ, एक ऐसी अलग, बिल्कुल अभी तो पूरा ही इतना सिनेरियो बदला हुआ है। हमारे टाइम में भी 10-12 साल से बिल्कुल बदल गया है। बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं, कास्टिंग एजेंसीज हो गई हैं। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई ऑडिशंस भी नहीं होते थे। अब तो क्या है, ज़्यादातर जो कास्टिंग है वो सिवाय जो 2-4 मेन की रोल होते हैं वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपस में तय कर लेते हैं। बाकी सब कास्टिंग एजेंट्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स के, और कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हिंदुस्तान में दरअसल हर आदमी इतनी जल्दी में है ना कि 75% वो लोग वहाँ पर हैं जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, जहाँ के लायक नहीं है वो है। क्योंकि मैंने बताया ना, अभी हम बात कर रहे थे, एक तो है काम को जानना, एक है काम का अचानक मास्टर बन जाना जिसके कारण काम नहीं है कुछ और है, तो बन जाते हैं लोग। और वो जो बन जाते हैं उन्हें मालूम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, जबकि कम हैं, बट ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सर हम आपका काम नहीं जानते। जब मुझे पता चल जाता है, मेंटली मुझे महसूस हो जाता है, तो मैं उसको ऑडिशन मना कर देता हूँ। आप जानते नहीं तो मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, ना मुझे आप इंक्वायर क्यों कर रहे हैं मेरे से। मैं तो चाहता हूँ उसी के लिए काम करना जो मुझे जानता हो, ताकि मुझे पता चले ये क्यों मेरे साथ काम करना चाहता है। सर बहुत सार अभी मूवी गए आपकी बॉलीवुड कोई फिल्म मैंने अभी देखी नहीं रिसेंट में, सो उसका भी क्या रीज़न है? नहीं समझा मैं। मतलब अभी लास्ट 5-6 साल हो गए बॉलीवुड में आपका भी कोई रिसेंट मूवी नहीं देखा?
हाँ नहीं देखा, लोग काम नहीं देते मुझे। नो नो रियली, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है ये, फैक्ट है, नहीं देते बिकॉज आई एम बैड इन PROship, बैड इन मेंटेनिंग द कॉन्टेक्स्ट विच अल्टीमेटली गेट यू द वर्क, नॉट योर वर्क। मेरे पास सिर्फ वही वर्क काम आता है जो मेरे काम को जानते हैं, और जो नहीं चाहिए मुझे सिर्फ वो एक्टर चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। सर इसका मतलब ये है कि जो आपको अप्रोच करते हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स, आप उनके लिए ही काम करते हो या फिर आप? ऑब्वियसली नो नो नो, मैं तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाया कभी अप्रोच, आज नहीं, जहाँ 38 ईयर्स बैक जब मैं बॉम्बे आया, मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं कर पाया, मुझे बात नहीं करनी आती थी लोगों से, मैं जितना शाई था, जिसकी वजह से मैंने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन में गया था, वो समस्या यहाँ भी आती थी मेरे साथ। मैं मैं बोल नहीं पाता था मैं एक्टर हूँ सर किसी नए आदमी को। आप अगर मानते हैं मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टर हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जानता, मुझे बोलना नहीं आता कि मैं एक्टर हूँ। वो तो मैं 38 ईयर्स पहले जब मैं बॉम्बे आया नाटक की दुनिया छोड़ के सिनेमा करने या सीरियल्स करने, तब भी नहीं मैंने किसी को अप्रोच किया, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड। इसलिए नहीं किया कि मेरे अंदर अहम है, इसलिए कि आई वॉज नेवर गुड इन अप्रोचिंग पीपल। कई लोग बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, आपको बड़ा इंप्रेस कर लेते हैं, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। अभी तो आपने बुलाया, आपको लग रहा होगा मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली खूब बातें कर रहा हूँ, मगर अगर ये पता चले कि यहाँ मुझे कुछ काम मिलने वाला है, मैं 4-5 मिनट के बाद यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि वो आपके जहन में वो बात छाई रहती है कि मुझे इस आदमी से एक काम मिलना है, मैं तो भिखारी से बन जाता हूँ। वहाँ मैं उस बात को भूल नहीं पाता हूँ कि मैं यहाँ काम लेने के लिए आया हूँ या कि यहाँ मुझे काम मिलने की उम्मीद है, मैं उसको भूल ही नहीं पाता हूँ। इसलिए मेरा हर एक्शन उससे निर्धारित होता रहता है। वो मेरी सिचुएशन बदल गई ना, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको एक्टिंग करनी है तो आपको बेसिकली उस सिचुएशन को जीना पड़ेगा, वहाँ मेरी सिचुएशन हो जाए, और मैं ज़िंदगी में एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, एक वो भी प्रॉब्लम है। तो मैं कैसे भूलूँ कि मुझे तो यहाँ से काम मिलना है, और मैं तो इनसे कैसे मैं हंस के बड़ा दिखा के, वो दिखावे वाला, वैसे भी मेरी एक्टिंग में आपने देखा होगा ज़्यादातर एक्टिंग में दिखावा नहीं है, मुझे नहीं बहुत सिंपल, हाँ मतलब नेचुरल, मतलब नेचुरल होना चाहिए जो होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट नेचुरल है वो। मुझे आप लोगों से किसी से कोई काम नहीं चाहिए, बट जो मुझे लगता है, जो आपने पूछा, जो जानना चाहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बी योर सेल्फ ऑलवेज, दैट इज, वो मैं हमेशा से था, अब तो वैसे ही पूरी तरह से मुझे नहीं लगता मेरे को ज़रूरत भी है कुछ भी। गॉड हैज़ बीन ग्रेट, काफ़ी काम मिला है, बहुत नाम मिला है भाई। उसके बाद भी आप देखते हैं, आपने कहा कि आपको दिखते नहीं, आप दिखते नहीं, फिर भी आप मुझे जानते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो ऊपर वाले ने मुझे मौके दिए हैं कि मेरा कुछ ऐसा है जो लोगों को लगता नहीं ये हमको जानना है। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि पहले के जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं और अभी के, मतलब जो आपके टाइम के जब भी आपने रोल प्ले किए और अभी का जो है, उसमें आपको कुछ डिफरेंस लगता है? अगर अभी आप सेम वही रोल, नॉट सेम बोलूँगी, आपका अभी फिर से कोई कैरेक्टर आपको कोई दिया जाएगा कि आपको ये रोल प्ले करना है, तो पहले का जिस हिसाब से माहौल रहता था शूटिंग का, क्या अभी भी आपको वो फील होता है क्या? नहीं वो ठीक है, वो फर्क पड़ता है, वो तो बदल है, वो तो आपको वो अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। बदलाव होता है, हाँ, जैसा है उसमें कीजिए, आपको तो अपने काम से मतलब है, और वो बदलेगा ही, क्या कर लेंगे फिर। वो आपको अगर करना ही है काम और एक्सेप्ट कर लिया एक बार, तो फिर कमिटमेंट हो गई है। कमिटमेंट होगी तो जैसा माहौल है उसके अंदर मैक्सिमम फिर वो एडजस्ट करके आप काम कीजिए। सर आपको पहला काम कैसे मिला था? कैसे मिला था? मतलब आपने ऑडिशन दिया या फिर खुद कॉल? नहीं, मेरे पास तो फ़ोन आया था, किसी को पता लगा बॉम्बे, अच्छा वो आया, वो क्योंकि दिल्ली में भी एक नाम था थिएटर का, तो डायरेक्ट फ़ोन पे ही, हाँ आपको वो करना है, ओके। ना वो मुझे शक्ल से जानते थे ना कुछ भी। एक होती है आपकी धीरे धीरे, क्या है, बॉम्बे में ऑलरेडी NSD से कुछ लोग आ चुके थे, NSD के लोगों के कुछ नाम
बॉम्बे इंडस्ट्री में घूमने लगे थे, तो एक जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा पता चला था क्या है। और मैं कंपैरेटिवली बहुत बाद में बॉम्बे आया, मैंने 72 में पास किया NSD, बॉम्बे में 85 में आया। तो काम तो मैं कर ही रहा था लगातार थिएटर वगैरह में, तो कुछ लोगों को पता चलता है। तो और कोई? यस सर, मैं पूछ रहा था जैसे आज के टाइम पे एक्टरों की क्या दिक्कत है, मतलब आप यदि इस दौर में आते एक्टर बनने तो आप कौन से स्टेप्स लेते जिससे आपको लगता है कि आपको जल्दी अप्रोच मिल सके काम के लिए? जैसे सपोज कि आज एक्टर बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काम ढूंढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं। नहीं सर, वो तो ठीक है। नहीं, ये सवाल अपने आप से कीजिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं सर, जैसे मेरे पास तो, मैं बताया ना, मैं तो आया तो एक्चुअली मैं तो डायरेक्टर बनने आया था। नहीं सर, आपने भी कहा था कि जैसे कि जो कास्टिंग करते हैं उनमें उतनी कुवत नहीं है कि वो एक्टर को पहचान सकें कि एक्टर कितना। बेटा हर चीज़ फाइनल नहीं है, मैंने बताया कुछ ऐसे हैं। कुछ ऐसे और क्या, अगर आपका कुछ थोड़ा सा भी अनुभव है आपको पता चल जाएगा खुद ही ये बात कि कुछ ऐसे हैं। फिर भी खैर अपना सवाल पूरा कीजिए आप। नहीं सर, मैं वही पूछ रहा था कि आप क्या स्टेप्स लेते आज के टाइम पे, आज के दौर पे जहाँ इंस्टाग्राम है, जहाँ रील्स इतने फेमस। नहीं मालूम मुझे, वो नहीं मालूम, फॉर्मूला नहीं है कोई। मैं आज क्या करता मैं कैसे बता सकता हूँ इसको इमेजिन करके? मैं उस सिचुएशन को इमेजिन करके उसको एक्ट तो कर सकता हूँ, लाइफ में मैं क्या करता ये मुझे क्या मालूम। मैं अभी आपके साथ मिलने आया, मैं आपसे क्या बात करूँगा? मुझे बताया गया कि आपको कुछ सवाल अगर भेज दिए जाएं कि ये हम पूछेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझसे मत बताइए कुछ भी। वहाँ पर जो बात होगी, जो बात में से बात निकलेगी, जो मुझे आता है शायद काफ़ी हद तक वो आपके सामने आ जाएगा, आपके सवालों के जवाब आ जाएंगे आपको। तो ये अभी अभी घट रहा है ना, ये इस समय मैं पहले सोच के आया मैं ही करूँगा, और आप मुझसे उस इमेजिन के उस सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, एज ए पर्सन राजेंद्र गुप्ता से पूछ रहे हैं कि क्या करते। मुझे कुछ नहीं मालूम मैं क्या करता, कैसे करता, मुझे मालूम ही नहीं होता। और एक्चुअली आप एक कैलकुलेटेड प्रोफेशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, मैं कभी नहीं रहा हूं। वो सही है आपका सवाल अपनी जगह, मगर राजेंद्र गुप्ता और मी doesn't have an answer for this. I am sorry. You can, I'm sure you will find a better answer than, because I don't have an answer for this. सर, आपने कहा कि उस समय आपको तुरंत काम मिल गया था, मतलब वर्क आपको तुरंत मिल गया था, काम तुरंत मिल गया था आपके। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि मैं वेट करता, मैं तब भी शायद कुछ ना करता हूँ, क्योंकि मैंने वो किया ही नहीं, कभी अप्रोच ही नहीं किया ना किसी को। इसलिए नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अप्रोच करना अच्छे से स्मार्टली अप्रोच करना नहीं आता। तो अप्रोच करना इज इम्पोर्टेंट, नो मतलब इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, बट इट इज नॉट फॉर मी। सो you only have to decide what you want, what is more comfortable. I will be more comfortable if I have place to live, if I have place or to eat, then आने दो यार काम, इतना ही फोन में जल्दी में नहीं हूँ, कोई कंपटीशन में नहीं हूँ मैं। सो इसलिए मैं हर बार शुरुआत वहीं से होती, इंडिविजुअल डिसीजंस हैं हमारे, हम कहाँ कंफर्टेबल हैं, हमारे अंदर की ज़रूरत क्या है। मेरी अंदर की ज़रूरत है एक्टिंग करना, ना कि एक्टिंग रोल पाना। मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहूँगा। मान लीजिए अभी उस बच्ची ने कहा कि आप कम दिखाई देते हैं फिल्मों में। हाँ, मैं अपनी एक्टिंग की खुजली, मैं अक्सर, आप लोगों को पता है या नहीं, मेरा एक YouTube चैनल है राजेंद्र गुप्ता उवाच, मतलब रेसिटेशन, उवाच का मतलब, मैं उसमें अक्सर कहानियाँ, कविताएँ मैं अपने भड़ास निकालता रहता हूँ जिसको। तो आपको क्या कंफर्टेबल है और कहाँ अच्छा लगता है, आप वो कीजिए।
ये भी कर सकता था कि मैं रोज़ लोगों के पास बैठा रहूं, अपना वो बनाऊं रोल पाने के लिए। तब जबकि ज़्यादा ज़रूरत थी तब नहीं मैं वो कर पाया, बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स। आज तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जो रोल मुझे वो मेरे अप्रोच करने से देगा, हो सकता है वो बड़ा रोल भी हो शायद, मगर जो मेरी जगह एज एन एक्टर बन चुकी है उससे आगे नहीं जाएगा वो। और जो उससे आगे ले जाने वाला कोई रोल होगा वो मुझे पता है मेरे पास अपने आप आएगा। वो ढूंढता हुआ गया, मुझे वही एक्टर चाहिए और यही कहानी है और ये मेन रोल है, उनसे ही कराना है। ऐसी भी आती हैं प्रोजेक्ट, अब वो कई बार रिलीज़ नहीं हो पाती। ऐसी बहुत सारी मेरी फिल्में हैं। मैंने मेन रोल किया, अमित जया बच्चन के साथ किसी ने एक फिल्म बनाई थी, आपके महाराष्ट्र मराठी डायरेक्टर हैं गजेंद्र अहीरे। रिलीज ही नहीं हुई, 3 साल हो गए। ऐसी कई, तो मेरा मतलब वो एक जिसको चाहिए, बल्कि मुझे वो अच्छा लगेगा जिसको मैं चाहिए, मेरा एक्टर चाहिए, मुझ में जो एक्टर। आप मेरे दोस्त हैं इसलिए आप मुझे रोल दे दें तो मुझे वैसे ही इसलिए भी नहीं जाता हूँ मैं, बल्कि दोस्त कोई फिल्में बना रहा होता है मैं उससे रिलेशन थोड़े से रोल मिलने वाली बंद कर देता हूँ, ताकि आपको मेंटली ये प्रेशर ना लगे मुझे इसको रोल देना है। बिकॉज होगा क्या उससे, मुझे अच्छा तो लगेगा, मगर साथ में मेरे अंदर एक हमेशा क्वेश्चन बना रहेगा, यार इसने दोस्ती में दिया, आई डोंट नो वेदर ही रियली लाइक्स मी एज एन एक्टर, ही वांट्स मी एज एन एक्टर इन द फिल्म। तो मैं अपनी नज़र में ज़्यादा जज होना चाहता हूँ, सही होना चाहता हूँ, जिससे मेरे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना लगे। कमर्शियली सक्सेसफुल होना मेरे लिए उस कॉस्ट पे चाहिए, मुझे करूँ उस कॉस्ट पे नहीं चाहिए। तो इंसान को किस कॉस्ट पे क्या चाहिए वो तो आप ही तय कर सकता है, क्योंकि हर आदमी अलग है। सर आपने 72 में आप NSD पास आउट हुए, 85 में आप बॉम्बे आए, तो सर ऐसा तो है ना कि आपने उतने सालों में स्टैब्लिश कर लिया अपने को दिल्ली में NSD में, और अपने जो डायरेक्शन के थ्रू, नाटकों के थ्रू आपने जय हत्यारा जैसे किए, कन्यादान को लेके इंग्लिश में किया है मुझे पता है कन्यादान, और सूरज वो तो बॉम्बे में किया था, बॉम्बे में किया था, सूरज में बॉम्बे में किया। हाँ, पहली किरण से अंतिम किरण तक भी आपने। तो मुझे ऐसा, आपको ये नहीं लग रहा था कि बॉम्बे इज लाइक अ फार फेच्ड काइंड ऑफ अ ड्रीम? समझा नहीं है सर, जैसे कि आप नाटक करते हुए दिल्ली में आप स्टैब्लिश हो गए थे एज एन डायरेक्टर ग्रेट नाटक के थ्रू, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि दिस, आप जब NSD में जो दिल्ली से जो लोग आ गए थे मतलब बॉम्बे में और जो स्टैब्लिश हो गए थे, देन यू थॉट टू गो टू बॉम्बे टू स्टैब्लिश योरसेल्फ? दिस वाज द रीजन आई एम आस्किंग दैट। उनका सवाल ये है कि NSD के कुछ स्टूडेंट्स मुंबई आके फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हुए थे, तो उनको देख के उनसे प्रभावित होके आप मुंबई आए क्या, राइट? दिस वाज द रीजन और देयर वाज समथिंग और? दिस वाज आई थिंक 15-20%। मतलब इतनी हिम्मत हुई यार एक्टिंग, हमारे यहाँ तो हमारे सब कई साथी वहाँ पर हैं, मतलब जो हाँ, और जो मतलब कन्वेंशनल एंगल से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हीरो बने, जब वो हैं तो अपन जा सकते हैं, बट दिस वाज जस्ट 25%, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह का जो डिसीजन है ना वो आपका व्यक्तिगत, आपके हालात पर भी निर्भर करता है, आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, पारिवारिक और पर्सनल लाइफ आपकी कैसी। आई वॉज ऑलरेडी मैरिड, आई हैड 2 चिल्ड्रन व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। तो बिल्कुल अलग सिचुएशन थी हमारी। मैं इसलिए बम्बई आया कि मैं थिएटर ही करता था, और थिएटर दिल्ली जैसी जगह में करते रहना, वो आपका, मैंने तब तक देख लिया था इतने सालों के बाद भी कि वो कोई भी आपका प्रोफेशन नहीं बन पाता, ऐसा प्रोफेशन जो आपको थोड़ा सा रोजगार भी दे आपको, जिससे आप पैसे कमा सकें, परिवार चला सकें, इतने पैसे दे सकें कि आप, आपकी बीवी और आपके 2 बच्चों को आप पाल सकें। इतने पैसे नहीं दे सकता कभी भी,
मगर फिर भी मैंने ये भी देख लिया था कि मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं थिएटर के अलावा कुछ और करना, तो क्या किया जाए। तो हमने कहा एक ट्राई करते हैं। बम्बई में कुछ दोस्त तो हमारे जा चुके हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। मैं आया पहले यहाँ पर 2-3 महीने पहले आया, एक घर लिया, फाइनेंशियली अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक छोटा सा घर लिया बांद्रा में। वो किराया डिपॉजिट वगैरह दे के चला गया। 2 महीने बाद बीवी बच्चों को लेके यहाँ पर आ गया मैं। गॉड वॉज ग्रेट, चीज़ें अपने आप होने लगी। हो सकता है बिल्कुल काम ना मिलता तो मैं चला भी जाता वापिस। वहाँ मैं जानता था मैं कुछ और कर नहीं सकता, जो मैं वहाँ कर रहा हूँ वो यहाँ ही करूँगा। ऐसी नौबत नहीं कभी मेरे सामने आई कि मुझे खाना रोटी नहीं मिलेगी या रहने का घर नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं होगी। हाँ, ये इसलिए मैंने बताया ना, हर आदमी की सिचुएशन इतनी अलग होती है कि हम कभी भी दूसरे का फॉर्मूला अपने ऊपर आजमा नहीं सकते हैं। और फिर हमारी ज़रूरत अंदर की क्या है वो भी इतनी अलग होती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी और अपने आप काम मिलता रहा। डायरेक्टर बनने बेसिकली मुझे लगा था मैं करूँगा, लेकिन एक्टिंग के काम मिलते रहे, उधर ध्यान ही नहीं गया। ध्यान था कि यार ये क्या, ये रोल तो मैं थोड़ा सा, मैं इतना कॉन्फिडेंट भी था कि क्या रोल ये सब तो कर ही लूँगा मैं शुरू में जब आया रोल के लिए एक आध बड़े नामी डायरेक्टर से मिला, मैं जानते थे हमें, हमारे साथी कुछ उनके साथ काम कर रहे थे NSD वाले। उन्होंने कहा, जब मैं आया था थोड़े दिन के लिए घर वर देखने, उन्होंने कहा तुम चाहो तो यार ये रोल कर लो, तो हमारी फिल्म आजकल ये शूटिंग पे है, ये रोल कर लो। मेरा जवाब था बड़े नोन वाले कि सर रोल तो कर ही लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को डायरेक्शन के लिए पूछ रहा था, भाई उसके लिए तो कोई अभी हमारे पास जगह नहीं है। तो दिस इज हाउ स्टार्टेड। और वो क्या मालूम नहीं था कि आपको करना वही आके रोल ही मिलने लगे, करता गया, पैसे भी मिलने लगे। अच्छा, एक्टिंग के पैसे भी मिलते हैं। हाँ, दिल्ली में क्योंकि हम 10 बरस काम करते रहे, पैसे वैसे का मतलब ही नहीं, तो वो भी अच्छा लगा और अच्छे पैसे मिलने लगे, क्योंकि डायरेक्टली मेन रोल आपको मिल रहे थे टेलीविज़न में। टेलीविज़न भी तब नया आया हुआ था। मगर मेरी इच्छा थी डायरेक्टर बनने की, तो मैं एक डायरेक्टर के पास गया सीधे से। जब मैं एस्टेब्लिश हो गया एज एन एक्टर, 2-1 साल लगातार मुझे काम मिलता रहा। आने के बाद 1-1.5 साल मैं क्या, मुझे उनकी एक फिल्म मैंने देखी, बहुत कमाल की फिल्म थी। मुझे लगा अद्भुत फिल्म है भाई, ऐसे आदमी के साथ करना है। उनके पास हमारे साथी थे, जानता था मैं दिल्ली से उनको, उठते बैठते थे। मैंने उनको बोला यार अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, सब कास्टिंग हो चुकी। मैंने कहा नहीं, आपके साथ मुझे काम करना है, रोल है या नहीं है। कहते ठीक है आ जाइए आप। मैं उनके पास चला गया, काम एकदम असिस्टेंट मुझे लगा, ठीक है। मगर वो असिस्टेंट का काम करते करते मैंने देखा एक्चुअल में बम्बई इनकी फिल्म डायरेक्टर्स को असिस्टेंट्स, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, डायरेक्शन असिस्टेंट्स नहीं चाहिए। हाँ, मतलब मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा एक्चुअली डायरेक्शन में तो मेरी कोई असिस्टेंटशिप ले नहीं रहे थे वो। पर्सनल तौर पर जो भी वो भी काम ताल्लुक उसके, बस उसका बहुत ताल्लुक था। अच्छा, ज़रा उस एक्टर को बुला लाइए, या ये स्क्रिप्ट वहाँ पहुँचा दीजिए, इसकी ज़ेरॉक्स कर लीजिए इसका। यार ये वाले काम तो मैं किसी भी अपने, है ना, किसी से भी करा सकता हूँ। मैं ऑलरेडी 10 बरस NSD पास कर चुका था, 10-13 साल, 86 या 7 की बात है। ये क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये सिस्टम है काम करने का, मुझे मालूम नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, बट पता चला मुझे, तो मुझे लगा मैं नहीं कर सकता ये। तो मैं अगर कल को फिल्म मैं बनाता हूँ डायरेक्ट करना, ये तो मैं 4 लोगों को हायर कर लूँगा। ये क्या है, ये तो है ही है ना, ये काम है, बट मैं, दिस इज नॉट फॉर मी। मैं क्रिएटिव पार्ट में उसका वो हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो चूंकि वो नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। वो 6-7 दिन काम किया, मैं चला आया। फिर क्या होता है, जिंदगी अपने आप, पानी अपनी तरह बहता रहता है। पानी
जिधर ढलान है उधर जाएगा ही, आप कुछ नहीं करते। आप बड़ी मेहनत और बड़ा स्मार्ट भी हैं, दिमाग भी लगा इस पानी को मैं इधर मोड़ दूंगा, हो सकता है कोई करता होगा। एक मांझी ने पहाड़ भी तोड़ दिया था, दशरथ मांझी, बट वो फिर ऐसे चल पड़ा। और फिर मुझे लगा नहीं, मैं जिस दिन डायरेक्शन मुझे, बट डायरेक्शन तब तक समझ में आया, डायरेक्शन कोई आपको नहीं देगा, आपके पास स्क्रिप्ट भी है तब भी नहीं देगा। पैसा जो लगाना 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ वो क्यों लगाएगा, क्या है क्या आप, मैं आपको, और सही है मैं भी उस जगह हूँ तो वही करूँगा मैं। थैंक यू सर। सर कविताएं डालते रहिए अपने फेसबुक पे। और कोई सवाल करना चाहता है? लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलिए। लास्ट क्वेश्चन। सर हम जब किसी क्रिएटिव फील्ड में होते हैं जहाँ हम गारंटी नहीं कर सकते कि आगे 2 साल में भी हमें कुछ करियर बन जाए, आगे 10 साल में भी बन जाए या आगे 20 साल में भी नहीं बन सकता, तो ऐसे समय पे हमारे पास कोई ऑप्शन भी या बैकअप प्लान हम बोलते हैं कि इसे छोड़ के फिर दूसरा कुछ करें, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? देखिए अगर आप 10 साल या 20 साल इंतज़ार करने को तैयार हैं और तब तक अपने आपने समर्पण डेडिकेशन बनाई हुई है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके साथ आपको काफ़ी हद तक वो ना मिल जाए जो आप करना चाहते हैं, काफ़ी हद तक। बट क्या होता है, हमारी ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं होती। अल्टीमेटली हमारे क्रिएटिव काम में हमारे वी जस्ट वांट टू बी एट द टॉप। गलत नहीं है ना, कोई बुराई है, मैं भी वही होना चाहता हूँ। सवाल ये है कि मैं अगर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ फिर भी अपने काम को जो कर रहा हूँ उसको इज्जत दूँ और उसमें अपनी आस्था और डेडिकेशन को बनाए रखूँ। क्योंकि एक काम हम कर रहे होते हैं, एक काम प्रकृति कर रही होती है, आप उसका हिस्सा हैं, आप नोबडी, कुछ भी नहीं, आप उस प्रकृति का हिस्सा है। उसको जहाँ आपको ले जाना है वहाँ तक तो वो लेके जाएगी ही जाएगी। आप उस 20 साल तक भी मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कोई भी प्लान भी रखूं, ये तो बचपना है, आप खुद भी सोचिए। और 20 साल तक रहने की जुझारूपन की अगर आप के अंदर वो है ताकत, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, ऐसा मुझे लगता है। चलो लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मैं अमर। सर मेरा सवाल ये है, जैसे हर फील्ड में एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है या हैबिट होता है, जैसे कि यूपीएससी करो तो एक पढ़ाई जरूरी है, आर्मी करो तो एक शारीरिक एक्सरसाइज जरूरी है, तो हमारी एक्टिंग प्रोफेशन में हम ऐसा क्या करें कि हम हर दिन से अपने आप को कनेक्ट कर सकें कि हाँ मैं कुछ आज कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आगे इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो कुछ एक्सरसाइज हो सके, कुछ वॉइस हो या कुछ बॉडी का बिहेवियर हो, कुछ ऑब्जर्वेशन हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि उस एक्टिंग को, ऐसा नहीं कि हमें काम जल्दी मिल जाएगा, वो तो बाद में मिलेगा, मिले ना मिले वो तो बाद में, पर ऐसा क्या हम कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली रूटीन जैसा कि उस सिचुएशन या इसके साथ हम खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? ऐसी हैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी हैं, वॉइस सिंग की एक्सरसाइजेज हैं, बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, ये सब कुछ कर सकते हैं आप। बट बेसिकली एक्सरसाइज आपको मेंटल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो बता दीजिए। नहीं, मेंटल कोई एक्सरसाइज नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। मेंटल एक्सरसाइज ये है कि मैं को यही करना है, मैं तो करूँगा, है ना। और उसके लिए अपना रिहर्सल्स करते रहिए, जहाँ मौका मिले उन ग्रुप से जुड़ जाइए, रिहर्सल्स कीजिए, अपने आप को देखिए, रिहर्सल करके फिर रिकॉर्ड कीजिए। अब तो सुविधाएं हैं, फिर देखिए क्या ये अच्छा लग रहा है या सिर्फ मेरा एक हम अपने आप को लव करते हैं। हर आदमी सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करता है, उसके बाद है दूसरा कोई और बोलता है तो झूठ बोलता है। सबसे ज़्यादा हम अपने आप को प्यार करते हैं, मगर उसको थोड़ा तीसरी आंख से देखना शुरू कीजिए, क्या वाकई ये कुछ ऐसा है जो मैं देखना चाहूँगा, या तीसरा मेरा दोस्त क्यों देखे इसे, ऐसी कोई खास बात है इसमें, या इसको और कैसे इम्प्रूव करूँ मैं। वो एक्सरसाइज है मेंटल, कि मैं अपने अंदर एक तीसरी आंख पैदा करूँ
कि अपने ये जब भी देखो कुछ काम करूँ, मेरी तीसरी आंख ये देख रही है, एक डायरेक्टर की आंख कह सकते हैं आप उसे, एक दर्शक की आंख कह सकते हैं, प्योर, अपने प्रति भी थोड़ा सा तटस्थ होकर अपने आप को देखना, अपने काम को देखना। और वो सब अगर ईमानदारी से आप करते हैं तो जरूर आपको मौके मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। इतने मिलेंगे कि जो आपने नहीं सोचे, जो आप शुरू जब करते हैं मिलेंगे, मिलते ही हैं, प्रकृति खुद देती है। अब आप अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाते जाएंगे तो क्या करेंगे? आप अगर वही याद रखेंगे, गालिब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो फिर तो लगेगा ही कि बहुत निकले मेरे अरमान मगर बहुत कम निकले। Well said, sir. Well said. Aditya, before you deliver the formal vote of thanks, sir, आप आए, आपने बच्चों को इतना बढ़िया बोल दिया है। इनफैक्ट नहीं रहो देते, इट्स ओके, कैसे रहो सर। आई वुड तो से ये सिर्फ आपने डायरेक्टली प्रोफेशन रिलेटेड नहीं, आपने इनको लाइफ लेसन्स दिए हैं आज, अध्यात्म के भी आपने इनको जोड़ दी है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी चाइल्ड एज आई ऑलवेज डू व्हेन सच अ वेटरन एंड सीनियर एक्टर, सच अ hugely talented person comes over here, then please note down your takeaways. What have you learned over here today? जो आप यहाँ पे आए हैं और सर इतने वेस्टर्न साइड से इतना ट्रैफिक सब फेस करके आए, सिर्फ आपसे कुछ बात करने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए, from the rich legacy that he has given to you today, what is your takeaway? What have you learned? Are you a better person when you came here and you have gone back? What was the value addition? That will be the full credit that it will be the ultimate gratitude and thank you that we will be giving to sir, whatever you have learned. So go home, अध्ययन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें जो भी सर ने आपको बोला है इसके बारे में, and please wishing you all the best, all of you, and you do wonderful in whatever you do in your life. और ऐसे ही सर आप आते रहे हमारे यहाँ पे ई दृश्यम में, बच्चों का हौसला बढ़ाए और हमारा भी, बिकॉज ये इतनी अलग लाइन है, इट आई ऑलवेज से कि इवन एज एन इंस्टीट्यूट ओनर एंड माय एंटायर टीम कि हम भी आपके साथ साथ सीख रहे हैं एंड वी नो हाउ टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स बेटर बिकॉज ऑफ टीचिंग्स फ्रॉम पीपल लाइक यू, सच वेटरन्स लाइक यू। तो सर ई दृश्यम की तरफ से ये ना प्लीज ठीक है, सर एक छोटा सा टोकन बस हमें याद रखने के लिए। मेरी तो काफी एंट्री हो गई। लोग बोलते मराठी में फूल नहीं फुलाची पाकळी, फूल नहीं फूल का बस एक छोटा सा पेटल फ्रॉम ईश। Everybody today go home, take notes, and whenever you reach somewhere in life, we will inform sir and call him again to felicitate from you whoever has done great. Okay? सिर्फ वो लिखिए जो बात आप भूल ना पा रहे हो, जो भूल गई वो भूल गई, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम वही याद रखते हैं जो भूल ही नहीं जाते, और वही इम्पोर्टेंट है सिर्फ। और दूसरा वही लिखिए जो आपको सही लगती है, जो मैंने कहा उसे भूल जाइए। मेरी सारी बातचीत का मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से जो सही है उसे अपना लें, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है, अनइम्पॉर्टेंट है, उसे भूल जाइए। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमें नॉलेज दिया, और आपने बेसिकली एक PSLV रॉकेट हमारे लिए बनाया, इसरो का नहीं बल्कि एक क्रिएटिव PSLV जिसमें पैशंस, स्टडी, उसके बाद लगन और खुद का जो विज़न होना चाहिए, वो ढांचा आपने हम सबको दिया है, और फ्यूचर में जाके उसके साथ कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच।